हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड का अगला पार्ट जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें कि हम एमसीक्यूज़ ले रहे हैं। ठीक है, पिछले कुछ पार्ट्स में। पहले हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ एमसीक्यूज़ देखे, रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ एमसीक्यूज़ अभी हम देखने वाले हैं। एक्चुअली हम सारे के सारे एमसीक्यूज़ या पीवाईक्यूज़ यहाँ पे कवर तो नहीं कर सकते, बट आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगी कि एक्चुअल में हम कैसे अप्रोच लगा सकते हैं एमसीक्यूज़ सॉल्व करते वक्त। ठीक है, आई होप आपको ये बेनिफिशियल रहेगा। आप अगर चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। अभी रिसर्च मेथड यहाँ पे मैच द पेयर दिया है, जो जनवरी 2017 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो रिसर्च मेथड एक तरफ दिया है और डेटा कलेक्शन टूल्स एक तरफ दिया है। तो अभी एक्सपेरिमेंटल मेथड का मीनिंग क्या है कि जिस पे दो वेरिएबल्स पे, मतलब किसी एक वेरिएबल पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उसका इफेक्ट दूसरा जो वेरिएबल है उस पर देखा जाता है। ठीक है, वेरिएबल्स में एक्सपेरिमेंट किए जाने के बाद ही जो रिज़ल्ट है वो हमें पता चलता है। अभी इसके लिए जो टूल है वो कौन सा यूज़ करते हैं, तो ये इन्होंने पूछा है। यूजिंग प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स, मतलब जो डेटा कलेक्शन टूल होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी नो, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑलरेडी जो अवेलेबल है मटेरियल वो हमें यूज़फुल नहीं आएगा, हमें एक्सपेरिमेंट करना होगा। ठीक है, क्वेश्चनियर भी एक थियोरेटिकल फॉर्म में होता है, ये भी नहीं आएगा। स्टैंडर्डाइज टेस्ट, येस, हम टेस्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर वेरिएबल्स पे। हमारा आंसर आएगा फर्स्ट का थर्ड। देन दिया है एक्सपोज्ड फैक्टो मेथड। एक्सपोज्ड फैक्टो मेथड मतलब कि यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स में क्या किया जाता है, एक स्टडी की जाती है, एम्पिरिकल स्टडी की जाती है। ठीक है, एक्सपोज्ड फैक्टो मेथड में क्या आएगा कि यूजिंग प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स, नो, यहाँ पे भी वेरिएबल्स की स्टडी होती है। ठीक है, क्वेश्चनियर, नो, स्टैंडर्डाइज टेस्ट तो हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड में लिया है, और यहाँ पे कौन सा आएगा, टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। ओके, यहाँ पे टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, ये इसका आंसर आएगा। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड। डिस्क्रिप्टिव हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, डेटा जो है वो हमें डिस्क्रिप्टिव तरह का चाहिए सर्वे मेथड के थ्रू। जब हम सेंसस के वक्त जो डेटा कलेक्ट करते हैं ना सर्वे मेथड से, वहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चनर्स दिए रहते हैं। ठीक है, तो उसके सिर्फ आंसर हम क्या करते हैं, उस पॉपुलेशन को मतलब विजिट करके उनसे वो क्वेश्चनर्स के आंसर येस और नो या फिर जो भी आंसर है वो हम उनसे लेते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड जो है यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चनर। हिस्टोरिकल मेथड, अभी हिस्टोरिकल मेथड मतलब ऑब्वियसली जो प्रीवियस स्टडी की हुई है, लिटरेचर जो भी लिखा हुआ है ऑथर्स ने अलग अलग, तो यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, हिस्टोरिकल। और जिसके लिए हम टूल क्या यूज़ करेंगे, तो यूजिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मीन्स एक तो उस पर्टिकुलर मतलब कोई ऑथर हो जिसने बहुत सारे लिटरेचर लिखे हो, बहुत सारे बुक्स लिखे हो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो उसका हम इंटरव्यू ले सकते हैं फेस टू फेस, तो ये हुआ प्राइमरी। एंड नेक्स्ट वन एक सेकेंडरी, मतलब कि जो ऑलरेडी वेबसाइट्स पे या फिर अलग अलग आर्टिकल्स, जर्नल्स, मैगजीन्स में डेटा अवेलेबल है या फिर बुक्स में डेटा अवेलेबल है, तो ये हुआ सेकेंडरी सोर्स। तो ये पास्ट स्टडी करने के लिए हम यूज़ करते हैं, हिस्टोरिकल। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट दिया है कि द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स मे बी कंसिडर्ड पर्टिनेंट एट विच स्टेज ऑफ रिसर्च। मतलब कि जो रिसर्च एथिक्स है, ठीक है, कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है, ये सारी चीज़ें हम कब यूज़ करते हैं, जब हम रिपोर्ट लिखते हैं। अभी डायरेक्टली इसका आंसर बता रही हूँ, क्योंकि एट द स्टेज ऑफ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, नो, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन तो एज इट इज़ हम जो प्रॉब्लम है वो मेंशन करते हैं। ठीक है, एट द स्टेज ऑफ डिफाइनिंग पॉपुलेशन, नो, पॉपुलेशन में क्या सही क्या गलत ये हम कैसे ढूंढेंगे, पॉपुलेशन तो हम एज इट इज़ कैलकुलेट करेंगे और उसका सैम्पल लेंगे। ठीक है, एट द स्टेज ऑफ डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन, नो, डेटा कलेक्शन अगर सही गलत जो भी हो तो हम उसमें प्लेजियरिज्म, मतलब कि कुछ अगर कॉपी कंटेंट है तो वो हम इजीली सॉफ्टवेयर से डिटेक्ट कर सकते हैं। बट एट द टाइम, मतलब रिपोर्टिंग के वक्त हमें एग्जैक्ट एक ट्रांसपेरेंट और फेयर ओपिनियन देना पड़ता है। ठीक है, कि एक्चुअल में हमने क्या क्या किया है। ठीक है, उसमें सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, प्रॉपर रूल्स फॉलो करने चाहिए। हमें रिपोर्टिंग करते वक्त हमारी जो फाइंडिंग्स है, स्टडी के बाद हमने जो भी रिजल्ट्स निकाले हैं, उसके बेसिस पे हमें रिपोर्ट बनानी होती है, तो उसमें हमें रिसर्च एथिक्स फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन इज इन क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिग्म विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स में बी कंसिडर्ड क्रिटिकल। मतलब दो मेथड्स होते हैं, आपको पता है कि एक क्वांटिटेटिव, जिसमें सिर्फ जो क्वांटिटेटिव फिगर्स जो रहती है ना, जो मैथमेटिकल फिगर्स रहती है, न्यूमेरिकल फिगर्स हम जिसे नंबर्स वगैरह बोल सकते हैं, वो इंक्लूडेड होती है। और क्वालिटेटिव में बेसिकली डिस्क्रिप्टिव डेटा होता है। वो बोल रहे हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च में विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर, नीचे दिए गए जो फीचर्स है
उसमें से कौन सा ऐसा है जो क्रिटिकल कंसिडर किया जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डीप में स्टडी किया जाना। ठीक है। सो अभी हम देखते हैं कि डेटा कलेक्शन विद स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च टूल्स, मतलब कि जो स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च टूल्स है, ठीक है, उससे डेटा कलेक्ट करना। ठीक है। मतलब ये तो इजी है ना कि रिसर्च टूल अवेलेबल है, उससे सिर्फ हमें क्या करना है, उस टूल्स की हेल्प से डेटा कलेक्ट करना है, तो इसमें कुछ क्रिटिकलिटी नहीं आती है। सैम्पलिंग डिज़ाइन विथ प्रोबेबिलिटी सैम्पल टेक्निक्स, जो प्रोबेबिलिटी सैम्पल टेक्निक्स होती है ना, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, तो इस तरह की जो सैम्पलिंग टेक्निक्स है, तो ये सिंपल मतलब जो ये है वो प्रोबेबिलिटी है, जैसे कि लॉटरी मेथड वगैरह, तो इसमें भी क्या है कि क्रिटिकलिटी नहीं आती है। डेटा कलेक्शन विथ बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंसेस एंड डेटा गैदरिंग टू टेक विथ टॉप डाउन सिस्टमेटिक एविडेंसेस। ठीक है। सो बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंसेस, हमें क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है विथ बॉटम अप। अभी ये कौन सा अप्रोच आएगा यहाँ पे, इंडक्टिव अप्रोच आएगा। जैसे कि हमने इंडक्टिव डिडक्टिव का एक वीडियो है, वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा इंडक्टिव और डिडक्टिव का डिफरेंस क्या है। सो इंडक्टिव मतलब बॉटम अप अप्रोच एंड डिडक्टिव मतलब टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है। जैसे कि हम बॉटम अप अप्रोच इसलिए इसको बोला गया है कि यहाँ पे क्या करनी होती है, हमें एकदम स्पेसिफिक टॉपिक से हमें थ्योरी डेवलप करनी होती है। ठीक है। सो इसलिए बोला गया है कि बॉटम अप अप्रोच। तो इसके लिए हमें क्या लगेगा कि हमें शुरुआत से एकदम क्रिटिकली स्टडी करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, थ्योरी डेवलप कर सकते हैं। सो इसलिए इसको क्या बोला गया है, क्रिटिकल बोला गया है। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई सेट विच हैज़ निगेटिव इम्प्लीकेशंस फॉर रिसर्च एथिक्स, मतलब कि जो रिसर्च एथिक्स से रिलेटेड जो भी निगेटिव स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, तो उसको हमें फाइंड आउट करना है। ओके। सो अभी हम देखते हैं कि एग्जैक्टली इसमें क्या बोला गया। रिसर्चर क्रिटिकली लुक्स एट फाइंडिंग्स ऑफ अनदर रिसर्च। येस, रिसर्चर रिसर्च एथिक्स में क्या करता है कि वो अदर जो रिसर्च है, मतलब हम उसको अगर लिटरेचर रिव्यू करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि अलग अलग फाइंडिंग्स जो अदर ऑथर्स ने निकाली है वो भी उसको क्या करनी पड़ेगी, क्रिटिकली स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये आएगा इसमें। सेकंड, रिलेटेड स्टडीज़ आर साइटेड विदाउट प्रॉपर रेफरेंस। नो, अभी जहाँ पे टू है ना, ये सही है कि वो क्या बोल रहे हैं कि जो रिलेटेड स्टडी है, हमें जो स्टडी करनी है, तो हमें अगर वो पब्लिश करना है वो रिसर्च पेपर, तो विदाउट रेफरेंस हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि रेफरेंसेस देनी ही पड़ेगी, आपने कहाँ से स्टडी की है। अगर नहीं दिए तो ये प्लेजरिज्म का केस माना जा सकता है। जैसे कि आपने कहीं से कॉपी किया है, ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर से डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। सो ये लॉ के अनुसार अलाउड नहीं है। सो सेकंड वन आएगा कि निगेटिव स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पे बताने, सो सेकंड वन आएगा। सेकंड वन जहाँ पे नहीं है वो आप डिलीट कर सकते हो, तो डी तो हट गया। थर्ड वन दिया है, रिसर्च फाइंडिंग्स आर मेड द बेसिस फॉर पॉलिसी मेकिंग। येस, रिसर्च फाइंडिंग जिस ऑथर ने की है, तो वो किसके लिए हेल्प करती है हमें, कंपनी की, कॉरपोरेट्स की, इंस्टीट्यूशंस की, चाहे वो जो भी हो, तो उसकी पॉलिसी मेकिंग बनाने के लिए हमें ये मदद करती है। फोर्थ वन इज कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिशनर इज स्क्रीन्ड इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड रिसर्च एविडेंसेस। कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिशनर मतलब कि जो प्रैक्टिशनर है, जो रिसर्चर है, ठीक है, तो उसकी स्क्रीनिंग जो है, तो वो क्या रिपोर्टेड रिसर्च एविडेंस पे की जाएगी? नो, उसका थ्रू आउट दी स्टडी जो भी बिहेवियर रहेगा उसका, मतलब कि रिसर्च से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ करेगा, तो उससे उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी, ना कि रिपोर्टेड रिसर्च के एविडेंस पे। ठीक है। सो यहाँ पे 4 भी आएगा, तो जहाँ पे 4 नहीं है उसको आप कट कर सकते हो। तो अभी बी एंड सी ही बचा। अ रिसर्च स्टडीज़ रिप्लिकेटेड विथ व्यू टू वेरीफाई एविडेंसेस फ्रॉम अदर रिसर्चेस। येस, अदर रिसर्च जो हमने किए हैं, ठीक है, तो हमारी जो रिसर्च स्टडी है, तो वो भी अदर रिसर्च से ही हमने उस अदर रिसर्च की ही हेल्प करने के बाद ही क्या की है, उसको मतलब अपने रिसर्च में इंक्लूड किया है। ठीक है। सो ये भी यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये निगेटिव इम्प्लीकेशन नहीं है। सिक्स्थ वन इज़ बोथ पॉलिसी मेकिंग, मतलब पॉलिसी मेकिंग करना एंड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। दीज टू प्रोसेसेस आर रेगुलेटेड इन टर्म्स ऑफ प्रिलिमिनरी स्टडीज़, मतलब जो प्रिलिमिनरी स्टडी की है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे ये 2 प्रोसेसेस होती है क्या, ओनली उसके बेसिस पे ही होती है क्या, तो नहीं, जो थ्रू आउट ड्यूरिंग द स्टडी, मतलब ड्यूरिंग कोई अगर रिसर्च कर रहा है तो उसके बेसिस पे भी किया जा सकता है। फ्यूचर में अगर कोई करने वाला है रिसर्च पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो उसके बेसिस पे भी किया जा सकता है, मतलब फ्यूचर को कंसिडर करके भी वो पॉलिसी मेकिंग की जा सकती है। ठीक है। सो यहाँ पे आंसर आएगा 2, 4 एंड 6। ओके, 2, 4 एंड 6।
In research on the effect of child rearing practices on stress proneness of children in competing school project, the hypothesis formulated is that child rearing practice do influence stress proneness. At the data analysis stage, null hypothesis is advanced to find out tenability of research hypothesis. On the basis of evidence available, null hypothesis is rejected at 0.01 level of significance. What decisions may be warranted in respect of research hypothesis? तो यहाँ पे क्या दिया है कि चिल्ड्रन पे क्या इफेक्ट पड़ता है इन competing school projects. हाइपोथेसिस फॉर्मुलेटेड इज़ दैट चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस डू इन्फ्लुएंस स्ट्रेस प्रोननेस, मतलब कि ये बोल रहे हैं चाइल्ड रेयरिंग जो प्रैक्टिसेस होती है तो वो स्ट्रेस में इन्फ्लुएंस करती है चिल्ड्रन के, ठीक है। और उन्होंने आगे बताया कि डेटा एनालिसिस इन्होंने जब किया, नल हाइपोथेसिस इज एडवांस टू फाइंड आउट द टेनेबिलिटी ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस, इन्होंने नल हाइपोथेसिस यहाँ पे यूज़ किया और उसके बाद उनको ये पता चला कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड एट 0.01 लेवल, नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट किया गया। तो हमको पता है जब हम नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करते हैं तो जो रिसर्च हाइपोथेसिस है वो हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिसर्च इंटेंट्स टू एक्सप्लोर इफेक्ट ऑफ पॉसिबल फैक्टर फॉर ऑर्गेनाइजेशन। रिसर्च जो किया जा रहा है तो उसमें क्या ढूंढने वाले हैं हम, इफेक्ट्स ऑफ पॉसिबल फैक्टर फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इफेक्टिव मिड डे मील इंटरवेंशन। मतलब जो मिड डे मील का जो कंसेप्ट है तो उसके जो फैक्टर्स है तो वो हम कैसे ढूंढने वाले। तो नीचे दिए गए जो मेथड्स है उसमें से हम क्या यूज़ करेंगे इसके लिए, मिड डे मील इंटरवेंशन के लिए। तो हिस्टोरिकल मेथड, डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड और एक्सपोस्ट फैक्टर मेथड। तो हिस्टोरिकल यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि हमें पास्ट कुछ डेटा नहीं चाहिए, हमें जो एक्चुअल में जो अभी करंट सिचुएशन में जो मिड डे मील इंटरवेंशन प्रोसेस जो है वो चालू करनी है, तो इसके लिए हम हिस्टोरिकल मेथड नहीं यूज़ कर सकते। डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड भी हम यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, इफ़ेक्ट ढूंढने हैं, इफ़ेक्ट, ठीक है, पॉसिबल फैक्टर्स के इफ़ेक्ट हमें ढूंढने हैं, इसलिए हम डिस्क्रिप्टिव सर्वे में हम इफ़ेक्ट नहीं ढूंढ सकते। एक्सपेरिमेंटल भी नहीं होगा क्योंकि हम एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय पे ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, ठीक है, जहाँ पे 2 वेरिएबल्स रहेंगे और हम एक का इफेक्ट दूसरे पे क्या हो रहा है ये हम उसमें चेक करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर आएगा एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परस्यूइंग रिसर्च। मतलब कि नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से बहुत जो महत्वपूर्ण जो रिक्वायरमेंट है तो वो कौन सी है रिसर्च के लिए, वो आपको यहाँ पे उसका आंसर आपको यहाँ पे बताना है। पहले हम देखते हैं डेवलपिंग रिसर्च डिज़ाइन। डायरेक्टली हम रिसर्च डिज़ाइन पे कैसे जाएंगे, हमारा टॉपिक ही अब अगर डिसाइड नहीं है तो। फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चन, येस, पहले हम रिसर्च क्वेश्चन तैयार करेंगे उसके बाद ही आगे की प्रोसेस चालू हो जाएगी। डिसाइडिंग अबाउट डेटा एनालिसिस, नो, क्वेश्चन ही तैयार नहीं है, हमारा टॉपिक ही डिसाइड नहीं है तो प्रोसीजर पे कहाँ जाएंगे। फॉर्मुलेटिंग रिसर्च हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस भी ये अगली स्टेप है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे आंसर आएगा फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चन इज़ द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज़ द फॉर्मेट ऑफ थेसिस राइटिंग इज़ द सेम। मतलब जो थेसिस राइटिंग का जो फॉर्मेट है वो किस तरह का रहता है, मतलब किससे सिमिलर होता है वो। प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च पेपर, राइटिंग ऑफ सेमिनार प्रेजेंटेशन, नो, रिसर्च डेजर्टेशन और प्रेजेंटिंग वर्कशॉप। वर्कशॉप, सेमिनार एंड रिसर्च पेपर जो है ना या फिर आर्टिकल तो ये बाद में आता है, पहले आपको जो आपका थेसिस है, थेसिस राइटिंग पहले आपको करनी पड़ती है। सो ये सिमिलर टू डेजर्टेशन होता है, ठीक है। अगर आपको ऐसे छोटे छोटे जो कंसेप्ट है, डेजर्टेशन क्या, थेसिस क्या, ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड क्या, अगर आप इसमें आपको समझने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है तो हम इस अलग अलग कंसेप्ट पे भी एक वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। रिसर्च के कुछ अलग अलग जो कंसेप्ट है जो आपको नहीं समझ में आते हैं क्वेश्चंस लेते वक्त, तो इसमें भी हम वीडियो बनाएंगे। सो तब तक सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।